Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि मैं अपने इस चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होगी। ठीक है जी, जो किसके लिए होगी? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली हम इस सीरीज़ में किसके ऊपर फोकस करेंगे? यूजीसी नेट के ऊपर। आपको पता है इसका नोटिस भी आ चुका है, ठीक है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स के जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके, और मैं जितना भी कंटेंट लेके आऊँगी वो मेरा होगा हैंड रिटन, मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स, मेरे खुद के नोट्स होंगे। और अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मेरे को मैसेज करो, मैं आपको खुद पर्सनली मेरे नोट्स की पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगी। और उसको ज्वाइन करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पे लिंक को क्लिक करो, आप ज्वाइन हो टेलीग्राम चैनल पे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने हेरेड-डोमर ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं कि हेरेड-डोमर मॉडल किसकी बात करते हैं। हेरेड-डोमर मॉडल ये आप नोट कर लेना अगर मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में नहीं लिखा। ठीक है, नोट्स मैं आपको दे दूँगी, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। हेरेड-डोमर मॉडल ने हेरेड-डोमर दो अलग अलग इन्होंने अपने टाइम पे दिया, मतलब इन्होंने अलग टाइम पीरियड पे अपना मॉडल दिया और डोमर ने अलग टाइम पीरियड पे अपना मॉडल दिया, बट दोनों ने सेम चीज़ पे ऊपर बात करी है। वो क्या? हमारे पास स्टेडी ग्रोथ। ठीक है, कि स्टेडी ग्रोथ ऑफ इकॉनमी कैसे अचीव करी जाए। ओके, एक बात ये हो गई। दूसरी हो गई हमारे पास जो हेरेड-डोमर मॉडल है ये कौन सी इकॉनमीज़ में फिट बैठता है? ये बैठता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में। ठीक है, डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी क्या क्या चीज़ें, बेसिक पॉइंट बता रही हूँ। और हेरेड ने अपने मॉडल में 3 ग्रोथ रेट्स की बात करी है, उसके साथ साथ नाइफ एज इक्विलिब्रियम की बात करी है। ठीक है, डोमर ने 2 इक्वेशंस दी हैं, एक डिमांड साइड से दी है, एक सप्लाई साइड से दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि जो हमारा हेरेड और डोमर मॉडल है ये अर्ली पोस्ट केन्जियन इकॉनमी ग्रोथ मॉडल है। ओके, और ये इट वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, इसको अलग अलग दिया गया है। हेरेड ने अपना दिया है 1939 में, डोमर ने अपना दिया है 1946 में, बट दोनों ने सेम चीज़ के ऊपर बात करी है। वो मैंने आपको बताया, स्टेडी ग्रोथ ऑफ इकॉनमी। ठीक है, तो यूजीसी है ना जो डेट्स के ऊपर बहुत फोकस करता है, तो आपको डेट्स याद रखनी है कि हेरेड ने अपना मॉडल कब दिया और डोमर ने अपना मॉडल कब दिया, क्योंकि क्रोनोलॉजी भी आ जाती है क्वेश्चंस पे कि बताओ कौन सा मॉडल पहले आया कौन सा मॉडल बाद में आया, तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद क्या चीज़ आपको नोट करनी है कि ये मॉडल किस चीज़ के ऊपर बेस है? स्टेडी ग्रोथ ऑफ इकॉनमी के ऊपर बेस है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, it explains how economic growth depends on the levels of saving, investment and capital efficiency of capital। अब इन्होंने 3 वेरिएबल्स दिए, सेविंग्स दिया, इन्वेस्टमेंट दिया और कैपिटल दिया, और इन्होंने बोला कि कैसे हमारा इकॉनमी ग्रोथ है जो डिपेंड करता है इन 3 वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, इन्होंने फिर अपनी अपनी इक्वेशंस दी उसके ऊपर, और डोमर ने अपनी इक्वेशंस दी इनके ऊपर, ये सब चीज़ें। ठीक है, बट इन्होंने 3 वेरिएबल्स का यूज़ किया है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। आगे है द हेरेड-डोमर मॉडल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकॉनमीज़। मैंने बताया ये मॉडल कौन सी इकॉनमीज़ में फिट को याद रखना है, एडवांस कैपिटलिस्ट इकॉनमीज़। अब ये इकॉनमीज़ कौन सी होती हैं? कैपिटलिस्ट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आप लोगों को पता होगा। एक मिनट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे? लैंड, लेबर एंड लास्ट इज कैपिटल, है ना। ये हमारे क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे एक इकॉनमी में प्रोडक्शन करी जाती है। ठीक है जी, वो सब चीज़ें। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है? लैंड, लेबर और कैपिटल। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकॉनमी में कौन ओन्ड और कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स ऐसी इकॉनमीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो, उस इकॉनमीज़ में हेरेड-डोमर मॉडल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठता है और अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
इन्वेस्टमेंट के अपने मॉडल में इन्होंने ड्यूल रोल बताए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इन्वेस्टमेंट के कितने रोल बताए गए हैं, ड्यूल रोल बताए हैं। डबल रोल है, दैट मीन्स एक तो डिमांड वाली साइड से है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है सप्लाई वाली साइड से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन से ड्यूल रोल है हमारे पास, डिमांड साइड इफेक्ट और सप्लाई साइड इफेक्ट, ठीक है। ये जो डिमांड साइड इफेक्ट है ये क्या जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है। जो ये सप्लाई साइड वाला इफेक्ट है ये क्या इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है हमारी इकॉनमी की। अब इसे पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन न्यू इन्वेस्टमेंट अक्कर, कहते जब एक नई इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट से हमारे जो इनकम है, ओवरऑल इनकम इकॉनमी की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इस तरफ क्या है, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, ठीक है, और इंक्रीज़ होगी। इस तरफ क्या है, सप्लाई साइड में क्या है कि हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी और फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा सेटअप करी जाएगी, उससे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक इकॉनमी एक साल में 10,000 गुड्स हैं जो वो प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। बट अब उसने प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ कर ली, उसने कैपिटल गुड्स ज़्यादा इंस्टॉल कर लिए, ज़्यादा नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज लगा ली, ज़्यादा मशीनरी प्लांट वगैरह लगा लिए, तो उससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। अब वो 20,000 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे हम बोलते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना प्रोडक्टिव कैपेसिटी से। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इंक्रीज़ इन इनकम। अब ये जो इंक्रीज़ हुआ है इनकम में ये क्या लेके आएगा, इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट से इनकम इंक्रीज़ हुई, इनकम इंक्रीज़ होने से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हुई, इससे हमारी इकॉनमी क्या कर लेगी, ग्रोथ कर लेगी, ठीक है। ये हो गया डिमांड साइड वाला। अब मैंने बताया सप्लाई साइड में प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाएंगी सेम रिसोर्सेज से, इससे हमारी एक्सपेंशन होगी प्रोडक्टिव कैपेसिटी की और हमारी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी हो जाएगी इकॉनमी की। रोल है आपको क्लियर हो गया होगा, एक डिमांड साइड वाला है, एक सप्लाई साइड वाला है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास assumptions ऑफ दिस मॉडल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, assumptions से डायरेक्ट यूजीसी क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको assumptions तो क्रैम कर ही लेनी है इस मॉडल की, ओके। सो फर्स्ट assumption है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है इकॉनमी में। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जितना हमारा वेज रेट चल रहा है मार्केट में, प्रिवेलिंग वेज रेट चल रहा है, उस पर हर एक इंडिविजुअल विलिंग भी है, एबल भी है काम करने के लिए, ओके। उस लेवल को क्या बोला जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोला जाएगा। अब मैंने आपको बताया ये जो मॉडल है किस पे फिट बैठता है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, तो इसकी अजम्पशन क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड इकॉनमी होएगी। क्लोज इकॉनमी क्या मतलब है कि हमारा कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा किसी के साथ, ठीक है। ये अजम्पशंस मान के चल रहे हैं इस मॉडल में। चौथी हमारे पास है देयर आर नो लैग्स इन एडजस्टमेंट। दैट मीन्स क्या है कि हमें मतलब जो चीज़ हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे अभी हमने आज इन्वेस्टमेंट की तो आज ही हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी। इस इनकम जनरेट करने में टाइम नहीं लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, ये सब चीज़ें नहीं मानी गई इस मॉडल में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर आर नो लैग्स इन एडजस्टमेंट। दैट इज़ इकोनॉमिक वेरिएबल, जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सब चीज़ें ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी सेम पीरियड में। फॉर एग्जांपल अगर आज 2025 चल रहा है तो मैंने आज इन्वेस्टमेंट की तो मेरे को इनकम जनरेट आज के ही टाइम हो जाएगी, टाइम लैग नहीं लगेगा, 2 साल 3 साल ऐसा नहीं होगा, उसी सेम पीरियड में मेरा इनकम जो ये मेरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं ये एडजस्ट कर लेंगे खुद को। ये इसकी असम्पशन है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास 5th नंबर, हमारा APS इक्वल होएगा MPS के, ठीक है। इस मॉडल में माना गया है जो हमारा एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव है वो एक दूसरे के इक्वल रहेगा, ठीक है। एवरेज तो पता है ना कि टोटल इनकम का एवरेज सेविंग कितनी है, और मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी क्या होता है कि चेंज इन इनकम, मेरी इनकम चेंज होने से मेरी सेविंग लेवल कितना चेंज हुआ, इसको मार्जिनल बोल देते हैं। तो ये दोनों टर्म्स है एक दूसरे के इक्वल रहेगी। 6th है हमारे पास जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब जितना मैंने कैपिटल लगाया उससे मुझे जितना आउटपुट मिल रहा है ना, अगर मैंने 10% कैपिटल लगाया तो मेरे को आउटपुट भी कितना मिल रहा है, 10%। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं इस मॉडल में कौन सा स्केल है,
कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट होता है। आपको ये याद रखना है इस मॉडल में कौन सा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई किया जा रहा है। ऑपरेटेड बिकॉज ऑफ द फिक्सिटी ऑफ द कैपिटल आउटपुट रेशियो, क्योंकि हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है इस मॉडल में वो हमेशा फिक्स रहेगा, इसकी वजह से ये जो कांस्टेंट रिटर्न है यहाँ पे ऑपरेट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है। ये जो 3 वेरिएबल्स हमने ऊपर पढ़े थे, ये तीनों वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे हैं नेट सेंस में इस मॉडल में। अब देखो 2 टर्म्स होती हैं हमारे पास, एक होती है नेट सेंस, एक होती है हमारे पास ग्रॉस सेंस। ठीक है, नेट सेंस का मतलब, ग्रॉस सेंस का मतलब क्या है, टोटल, क्या वो टोटल चीज़ कितनी है। जब मैं उस टोटल में से किसी एक वेरिएबल को या फिर एक कॉस्ट को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, नेट आएगा। अब इसमें क्या एग्जांपल है कि जब मैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग ले रही हूँ, मैं टोटल ले रही हूँ, ठीक है, बट कुछ डेप्रिसिएशन का फैक्टर होगा इसमें। अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो मेरे पास वो टर्म किस फॉर्म में आ जाएगी, नेट सेंस की फॉर्म में आ जाएगी। तो इस मॉडल में जो इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो नेट सेंस की फॉर्म में ली गई है। दैट मीन्स हमने डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके चलना है, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8। नंबर 8 क्या बोल रहा है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल इन एक्स एंटे और एक्स पोस्ट सेंस। ठीक है, कहते हैं सेविंग, हमें पता है हेरोडोमर मॉडल ने दोनों ने यही बात की, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट दोनों सेंस में होनी चाहिए, एक्स एंटे में भी, एक्स पोस्ट में भी। अब ये पढ़ लेते हैं एक्स एंटे और एक्स पोस्ट क्या है। एक्स एंटे क्या है, रेफर्स टू द प्लान, जो हम प्लान करके चलते हैं। ठीक है, कि हमारी सेविंग इतनी होनी चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में इतनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हम प्लान करके चलते हैं। बट जो एक्चुअल में हो जाती है कि एक्चुअल में सेविंग इतनी है, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट इतनी है, उसे एक्स पोस्ट का नाम दिया गया। तो दोनों सेंस में ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब ये तो थी बेसिक एग्जम्पशंस, उसके पहले हमने इन्वेस्टमेंट के ड्यूल रोल पढ़े। अब हम नोट्स में डोमर अलग से पढ़ेंगे, हैरेड को अलग से पढ़ेंगे। अब हैरेड क्या कहता है, हैरेड ट्राइज टू शो इन हिज मॉडल हाउ स्टेडी, मैंने बताया ना दोनों किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्टेडी ग्रोथ के ऊपर। कहते कैसे हम स्टेडी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं इकॉनमी में, हैरेड ने ये समझाने की कोशिश की। तो हैरेड ने 3 ग्रोथ रेट्स बताए हैं हमें। पहला है एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसको डिनोट करते हैं जी से। दूसरा है हमारे पास पेरेंटेड ग्रोथ रेट, इसका दूसरे नाम भी याद रख लेना, यूजीसी पूछता है, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट बोला जाता है इसको। ये इसको डिनोट कर देते हैं जीडब्ल्यू से। नेक्स्ट नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट को जीएन से कर देते हैं, और इसको रिगार्डेड एज द वेलफेयर ऑप्टिमम, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंटेड ग्रोथ रेट को क्या बोला गया है, वेलफेयर ऑप्टिमम बोला गया है। इट में ऑल्सो बी कॉल्ड द पोटेंशियल और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, इसको क्या बोला गया, पोटेंशियल और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोला गया है। 3 पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले एक्चुअल ग्रोथ रेट से। जो हैरेड की फंडामेंटल इक्वेशन है सबसे पहले वो दी है जी सी इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, ये इसकी फंडामेंटल इक्वेशन है हैरेड ने जो दी है। तो जी का मतलब क्या, हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वाई ओवर वाई। ओके, नेक्स्ट है सी। सी का मतलब क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, और ये हमें पता है इस मॉडल में कांस्टेंट है। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, आई ओवर चेंज इन वाई। और कई सोर्सेज ऐसे हैं, कई बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे मुझे चेंज इन के ओवर चेंज इन वाई मिला, तो आपको दोनों रख सकते हो, दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग इनकम रेशियो। सेविंग इनकम रेशियो ऐसे ही शो करेंगे, सेविंग ओवर इनकम। नेक्स्ट एक्सप्लेन्स द सिंपल ट्रूथ दैट एक्सपोस्ट सेविंग, हैरेड ने बोला जो एक्सपोज सेविंग है और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो हम देख लेते हैं कैसे डेरिवेशन से इसको इक्वल लेके आएंगे। जी सी इज इक्वल्स टू एस, पुट द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन। जी क्या बताया था मैंने, चेंज इन वाई ओवर वाई, इधर कर देती हूँ 1 मिनट, चेंज इन वाई ओवर वाई। उसके बाद सी था हमारे पास आई ओवर चेंज इन वाई, और इज इक्वल्स टू एस था हमारे पास, एस क्या है, एस ओवर वाई, सेविंग इनकम रेशियो। अब ये चेंज इन वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, आई
इन्वेस्टमेंट ओवर इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग ओवर इनकम। जब मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो आई ओवर वाई मल्टीप्लाई वाई ओवर एस हो जाएगा। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास i ओवर s आएगा। तो अगर मैं s को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो i इज़ इक्वल्स टू s हो जाएगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग एक दूसरे के इक्वल आ गया। होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंटेड ग्रोथ रेट। ठीक है, मैंने बताया वेरिएंटेड ग्रोथ रेट का दूसरा नाम क्या है, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। आपको ये याद रखना है। अब ये ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट है जहाँ पे इकॉनमी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही है। द ग्रोथ रेट एट विच इकॉनमी इज़ वर्किंग एट इट्स फुल कैपेसिटी, जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज का ना तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना ही ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जितना उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करा जा रहा है इकॉनमी में। सो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास सेम इक्वेशन है, बस हमें ये स्मॉल लेटर्स को अरेंज करना है। अब इसमें क्या होएगा, जी डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, वेरिएंटेड ग्रोथ रेट। सी आर क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड कैपिटल, जितना रिक्वायर्ड चाहिए हमें। एस क्या है हमारे पास, सेविंग इनकम रेशियो। ठीक है, उसके बाद है इसको कैसे अरेंज करेंगे, जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस सी आर। और यहाँ पे एक बात और कर लेना, यहाँ पे जो सी आर है और ये जी डब्ल्यू है, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। अगर हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल इंक्रीज़ होएगा तो हमारा जी डब्ल्यू दैट मीन्स गारंटेड ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अगर ये हमारा डिक्रीज़ होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो यहाँ पे क्या है इनका नेगेटिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट के दूसरे नाम भी आपको याद रखने हैं, पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। ठीक है, सो ये वो ग्रोथ रेट है, द ग्रोथ रेट विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी है फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए। फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले भी बताया, वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ऑल इंडिविजुअल्स विलिंग, हु आर विलिंग भी है, एबल भी हैं, प्रिविलिंग वेज रेट पे काम करने के लिए। उस लेवल को क्या बोला जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो ग्रोथ रेट काम करेगा वो कौन सा ग्रोथ रेट होगा, नेचुरल ग्रोथ रेट। होप ये सब आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हैरेड ने इसे कैसे बोला, हैरेड रिगार्डेड इट एज द वेलफेयर ऑप्टिमम। वेलफेयर ऑप्टिमम का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट, ज़्यादा से ज़्यादा वाला ग्रोथ रेट विच एन इकॉनमी कैन अचीव, जिसे इकॉनमी अचीव कर सकती है अपने नेचुरल रिसोर्सेज से। जितने एक इकॉनमी के पास अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे जितना ग्रोथ रेट अचीव कर सके उसे वो बोलते हैं वेलफेयर ऑप्टिमम। ओके, अब इसकी इक्वेशन कैसे है, जी एन हो जाएगा, जी एन हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल ग्रोथ रेट। जी एन क्या हो जाएगा हमारा, नेचुरल ग्रोथ रेट। सी आर हो जाएगा रिक्वायर्ड कैपिटल, और ये इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है सेविंग के। ओके, होप ये तीनों इक्वेशंस, तीनों एक्चुअल ग्रोथ रेट की डेरिवेशन, इनके अलग अलग नेम्स, ये सब आपको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस फॉर अचीवमेंट ऑफ स्टेडी ग्रोथ। अब हैरेड ने अपने मॉडल में कंडीशन बताई कि स्टेडी ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्टेडी ग्रोथ में एक बार बता दूं आपको, स्टेडी ग्रोथ क्या होती है कि वो लंबे समय तक रहने वाली ग्रोथ, चाहे वो स्लोली आई हो। ठीक है, धीरे धीरे हम अपनी इकॉनमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, बट वो सस्टेन्ड हो वाली। ठीक है, उसे बोला जाता है स्टेडी ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेडी ग्रोथ कैन अचीव वेयर देयर इज़ इक्वालिटी। हैरेड ने बोला कि स्टेडी ग्रोथ वहाँ पे अचीव करी जाएगी जहाँ पे इक्वालिटी आएगी इन दोनों में, जी और जी डब्ल्यू में। दैट मीन्स जी क्या है हमारे पास, एक्चुअल रेट, और जी डब्ल्यू क्या है हमारे पास, वेरिएंटेड रेट। जब ये दोनों रेट्स में इक्वालिटी आएगी, या फिर दूसरे सेंस में अगर हम देखें सी और सी आर, सी क्या है हमारा, कैपिटल आउटपुट रेशियो और रिक्वायर्ड कैपिटल, है ना। तो इन दोनों में अगर इक्वालिटी आएगी तो दोनों में
दोनों टर्म्स में इक्वालिटी आएगी तो हमारे पास क्या आएगा, स्टेडी ग्रोथ रेट इकॉनमी में। ओके, नेक्स्ट है, और इस इक्विलिब्रियम को कैसे शो करा गया है, G इज इक्वल्स टू GW और एंड C इज इक्वल्स टू CR। अब इस इक्विलिब्रियम को नाम दिया गया है हैरेड की तरफ से नाइफ एज इक्विलिब्रियम। नाइफ एज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, चाकू की नोक पे खड़ा है ये इक्विलिब्रियम। अगर स्लाइटली से चेंजेस हुए, डेविएशंस हुई, तो हम इक्विलिब्रियम से हटकर डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन पे चले जाएंगे। ओके, हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम से हटके डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चली जाएगी। सो एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ द स्लाइटली डेविएशन, कहते हैं अगर ज़रा से भी डेविएशन हुई तो दिस इक्विलिब्रियम द इकॉनमी में डेविएट, इस इक्विलिब्रियम से इकॉनमी डेविएट हो जाएगी और स्टेडी ग्रोथ हम नहीं ले पाएंगे अपनी इकॉनमी में, और ये उस रास्ते से डेविएट होकर डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन में चली जाएगी। ठीक है जी। अब व्हाट हैपेंस इफ डेविएशंस ऑकर, अब डेविएशंस हो तो उससे क्या होगा, ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं यूजीसी के, कि अगर हमारा G इज़ ग्रेटर देन GW है तो बताओ इकॉनमी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना और नोट कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स में। सबसे पहले है इफ़ G इज़ ग्रेटर देन GW, कहते हैं अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा है हमारा वेरिएंटेड ग्रोथ रेट से, या फिर दूसरी कंडीशन ऐसे भी दे सकते हैं C इज़ लेस देन CR, देन हमारा इकॉनमी में क्या होएगा, इन्फ्लेशन। ओके, हमारी इकॉनमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब रीज़न देते हैं हम, बिकॉज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, कहते हैं जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है, ये जो हमारा G है, एक मिनट मैं क्लीन करके बता देती हूँ, जो हमारा ये G है दैट मीन्स एक्चुअल ग्रोथ रेट, इसको क्या बोला गया है, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। ये जो GW है इसको क्या बोला गया है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, इनकम मीन्स इनकम। ठीक है, अब कहते हैं अब जब इनकम ज़्यादा है हमारी आउटपुट से तो इनकम ज़्यादा होएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड ज़्यादा हो गई बट आउटपुट क्या है, कम है, सप्लाई हमारे पास क्या है, कम है। सप्लाई कम है तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, गुड्स के इंक्रीज़ हो जाएंगे। प्राइजेस इंक्रीज़ होने से हमारी इकॉनमी में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। ओके, होप ये चीज़ क्लियर है आपको। वी कैन से दैट द डिमांड फॉर आउटपुट वुड एक्सीड द सप्लाई ऑफ आउटपुट। ठीक है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि G अगर हमारा ग्रेटर देन है GW, या दूसरी कंडीशन भी हो सकती है C अगर लेस देन है CR, तो बताओ इकॉनमी में कौन सी कंडीशन आएगी, तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन अराइज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा डेविएशन जहाँ पे G इज़ लेस देन GW। ठीक है, और दूसरा बोल सकते हैं हम C इज़ ग्रेटर देन CR। ठीक है, और इससे मार्केट में या इकॉनमी में क्या आएगा हमारे पास, सेक्युलर स्टेगनेशन। इस पे क्या आएगा हमारे पास, सेक्युलर स्टेगनेशन। अब इसका रीज़न पढ़ लेते हैं। देखो, बिकॉज एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, जब जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो कम है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से, इससे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ होएगी, है ना। अगर GW ज़्यादा है मतलब ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होएगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होएगी तो ज़्यादा कैपिटल गुड्स होंगे। ठीक है, इससे हमारे इकॉनमी में क्या आएगा, सेक्युलर स्टेगनेशन। अब सेक्युलर स्टेगनेशन क्या होता है, रेफर्स टू द प्रोलॉन्ग, वो लंबा समय का पीरियड जहाँ पे लो और नो इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी बहुत कम ग्रो कर रही है या बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही, वो उस टर्म को क्या बोला जाता है, सेक्युलर स्टेगनेशन। इसी के साथ साथ इकॉनमी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा, लो इन्वेस्टमेंट भी होगा, और हम बोल सकते हैं डिफ्लेशन भी होगा, प्राइजेस लो हो जाएंगे, प्राइजेस क्या हो जाएंगे, लो। तो ये था हमारे पास हैरेड मॉडल, जिसमें हमने पढ़ी अजम्पशंस। ठीक है, जिस पे हमने पढ़े ग्रोथ रेट्स, हमने पढ़ा नाइफ एज इक्विलिब्रियम, हमने पढ़ी डेविएशंस। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो यूजीसी और पीजीटी इकोनॉमिक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमर मॉडल।
दोनों ने सेम चीज़ बोली है कि स्टेडी ग्रोथ को अचीव करना है, बट हाउ उन्होंने अपना तरीका बताया है, डोमर ने अपना तरीका बताया। सो पढ़ लेते हैं। बिल्ड्स हिज मॉडल फ्रॉम बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड। डोमर ने दोनों अपना मॉडल है, डिमांड साइड से भी बताया है, सप्लाई साइड से भी बताया है। तो हम बोल सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूल रोल है उसके ऊपर डोमर का मॉडल बेस है, ठीक है। एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर स्टेडी ग्रोथ, और स्टेडी ग्रोथ को कैसे अचीव करें उसका सोल्यूशन दिया है डोमर ने भी। सो इन हिज मॉडल ही गेव 2 इक्वेशंस, इन्होंने 2 इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। पहली जो इक्वेशन दी है वो डिमांड साइड की तरफ से दी है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमें सप्लाई साइड की तरफ से दी है। सो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हम पहले डिमांड साइड वाला। डिमांड साइड की इक्वेशन क्या है? चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में है 1/अल्फ़ा। अब ये जो 1/अल्फ़ा है ये क्या हमारा मल्टीप्लायर, ठीक है। हम बोल सकते हैं चेंज इन इनकम, ये जो हमारी चेंज इन इनकम है इक्वल्स है मल्टीप्लायर टाइम्स, ये जो मल्टीप्लायर है मल्टीप्लायर टाइम्स ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो हम इसको रीराइट कर सकते हैं ऐसे, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू, अब ये जो चेंज इन आई मल्टीप्लाई में मल्टीप्लायर था, तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 को चेंज इन 1 को चेंज इन आई से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? चेंज इन आई ही आएगा, नीचे अल्फ़ा आ गया और इस तरफ हमारे पास आ गया वाई टी। सो ये बन गई इनकी इक्वेशन 1। अब अल्फ़ा क्या है हमारे पास? MPS विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। MPS आपने मल्टीप्लायर के अगर फॉर्मूलाज पढ़े होंगे तो एक तो हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है 1/1 - MPC, ठीक है। बट और एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/MPS। तो ये जो 1/MPS है ये किसके इक्वल होता है? 1 - MPC के इक्वल। तो चाहे MPS लिखो चाहे 1 - MPC लिखो, बात एक ही है, एक मल्टीप्लाई का फॉर्मूले दोनों सेम है। तो ये जो अल्फ़ा है हमारा क्या है हमारे पास? MPS। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये जो इक्वेशन है। उसके बाद आती है हमारे पास सप्लाई साइड की इक्वेशन। सप्लाई साइड की इक्वेशन क्या है? चेंज इन आउटपुट, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन वाई, एस मीन सप्लाई, ये हमारा होता है सिग्मा मल्टीप्लाई चेंज इन के, ठीक है। अब ये पढ़ लेते क्या है? चेंज इन आउटपुट या फिर बोल सकते हैं सप्लाई इक्वल्स होगा प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, किनका मल्टीप्लाई? चेंज इन रियल कैपिटल, ये जो मेरा डेल्टा के है ये मेरा क्या है? रियल कैपिटल, ठीक है, ये मेरा क्या है? रियल कैपिटल। और जो मेरा सिग्मा है वो क्या है? मेरा कैपिटल प्रोडक्टिविटी। सो अब हमें पता है इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या रखना है? एक दूसरे के इक्वल रखना है। सो हम पहले मैं इसको रीराइट करके बता दूं आपको कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है चेंज इन के किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होता है, मैंने हेरेड के मॉडल में बताया था। तो चेंज इन वाई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा, और मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास? चेंज इन के, जिसको मैं आई लिख सकती हूँ, ठीक है। सिंस चेंज इन के इज इक्वल्स टू आई वेयर आई डिनोट्स द नेट इन्वेस्टमेंट, और आई हमारा क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है डोमर के अकॉर्डिंग? दोनों डिमांड साइड वाली इक्वेशन और सप्लाई साइड वाली इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होएगी, ठीक है। सो हम रीराइट कर सकते हैं चेंज इन आई ओवर अल्फ़ा इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू आई, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन। अब मैं इसको ये डिवाइड में जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू सिग्मा इंटू आई हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बोथ साइड डिवाइड कर दो आई से, चेंज इन आई ओवर आई हो जाएगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा सिग्मा आई ओवर आई हो जाएगा, ठीक है। ये आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारी आएगी 4th इक्वेशन। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं चेंज इन आई ओवर आई को चेंज इन वाई ओवर आई, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा अल्फ़ा इंटू सिग्मा। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा डोमर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। स्टेडी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू डोमर इज इक्वेशन 5th। अब यहाँ पे जब ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी तो यहाँ पे हमारी इकॉनमी क्या अचीव कर लेगी? स्टेडी ग्रोथ।
ठीक है, दैट इज़ इनकम ग्रोथ रेट। ये जो हमारा इनकम ग्रोथ रेट है किसके इक्वल, शुड बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एमपीएस के प्रोडक्ट ऑफ एमपीएस और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, जब हमारा इनकम ग्रोथ रेट इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू सिग्मा। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, एमपीएस, और सिग्मा हमारे पास क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तब हमारी इकॉनमी क्या अचीव कर लेगी, स्टेडी ग्रोथ अचीव कर लेगी। सो होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा हैरेड-डोमर मॉडल का। सो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करना, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगी। और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।